बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे। जैसे कि आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने जो है वो लेबर मार्केट पढ़ा था, उसकी डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर और उसकी वेजेस और किस तरह से डिटरमिन होती हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम कैपिटल मार्केट और डिमांड फॉर कैपिटल मार्केट और सप्लाई फॉर कैपिटल मार्केट देखेंगे और उसके साथ साथ हम जो है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह से हेल्प करता है डिमांड और सप्लाई ऑफ द कैपिटल मार्केट को डिटरमिन करने में, वो भी आज हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कैपिटल मार्केट्स are the channels through which firms obtain financial resources to buy physical factors of production that economists called capital. So capital markets are the channels through which firms obtain financial resources. वो क्या करती हैं फर्म्स? ये वो चैनल है जिसके ज़रिए से फर्म्स जो हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑब्टेन करती हैं। किस लिए? टू बाय फिजिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इकोनॉमिस्ट कॉल कैपिटल, ताकि वो फिजिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय कर सकें, जिसे हम लोग आप जो है वो कैपिटल कहते हैं। ओके, नाउ the available financial resources come from saving. The available financial resources come from saving, right? आपको याद दिला दूं, यकीनन आपने कहीं पे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के दौरान ये पढ़ा होगा कि इनकम इज इक्वल टू सी प्लस कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये आपने पढ़ा है ना। इनकम के दो सोर्स होते हैं, इनकम के दो सर्फ होता है, एक सर्फ होता है और एक बचत होती है, यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन एंड सेविंग। इनकम के मसरफ दो होते हैं, कंजम्पशन करते हैं आप अपनी इनकम में से या सेविंग करते हैं। और याद रखिएगा, हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो द अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम्स फ्रॉम द सेविंग। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? सेविंग से आते हैं। ओके, नाउ द रियल इंटरेस्ट रेट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल and is the price determined in the capital market. The real interest rate is the return on capital. Real interest rate जो है वो return on capital, capital पर return होता है, and the price determined is the capital market. और price कैसे determined होती है? capital market के अंदर। गौर से देखिएगा, real interest rate is the return on capital. The way we said the wage is return on labor, and is the price determined and is the price determined in the capital market. और जिस तरह से वेज डिटरमिन होती थी आपकी लेबर मार्केट के अंदर, इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होगा आपका कैपिटल मार्केट के अंदर। नाउ हियर वी गो। ये कुछ यूएस मार्केट के हवाले से आपके सामने एक डायग्राम है। दिस इज एग्जैक्टली उसी तरह से है जिस तरह से आपने लेबर मार्केट में देखा था। 60 से लेकर 2000 तक, वो 1961 से 2001 तक था। ये 60 से लेके 2000 तक है। इसमें 5 डेकेड्स देखे गए हैं, 4 डेकेड्स देखे गए हैं। और सिंस 1916 द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल हैज इंक्रीज्ड बाय 166%। क्वांटिटी ऑफ कैपिटल कितनी इंक्रीज हुई है यूएस मार्केट के अंदर? 166%। द रियल इंटरेस्ट रेट हैज फ्लक्चुएटेड बट हैज शोन नो ट्रेंड। रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लक्चुएट करता रहा है थ्रू आउट दैट पीरियड, लेकिन इसके अंदर कोई ट्रेंड हमारे सामने नहीं आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई ट्रेंड नहीं सामने आया। अब आपको याद है ना कि वहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर और वेज रेट का एक ट्रेंड हमारे सामने आया था कि वेज रेट जैसे जैसे बढ़ती गई सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ती गई, तो वहाँ पर एक ट्रेंड था वेज रेट और सप्लाई ऑफ लेबर में 1961 से 2001 तक। हाउएवर यहाँ पर सप्लाई ऑफ कैपिटल और रियल इंटरेस्ट रेट का कोई रिलेशनशिप आपको जो है आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। द रेड लाइन इज बेसिकली शोइंग द इंटरेस्ट रेट। आपने देखा वो फ्लक्चुएट कर रही है, नीचे गई फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, उसका कोई ट्रेंड नहीं है। हाउएवर वी कैन सी द सप्लाई ऑफ कैपिटल का एक ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है। और 1960 से लेके 2000 तक उसमें हमने देखा कि जो है 166% इंक्रीज हुई है। ओके,
So this is the supply of labor, supply of capital and demand for capital. आप देख सकते हैं अपनी 1960 का आपका supply of labor जो है KS 1960 और this is capital demand for labor, that is this is the 1960 supply of capital and this is 1960 demand for capital. It is intersecting here at this point. इसकी मदद से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिटरमिन हो गया हमारा, जो है वो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिटरमिन हो गया 3% और कैपिटल स्टॉक जो है वो $8 ट्रिलियन, आप देखें आपका 8, that is $8 trillion. Okay, you can see $8 trillion is the basically supply of capital, right? Equilibrium stock of capital. Okay, this figure shows the change in the demand for a supply of a capital that have changed the quantity, equilibrium quantity and real interest rate over the last 4 decades, right? आपने देखा कि 2000 के अंदर जो supply of capital है उसका curve ये है और demand for capital का curve ये, और ये this is the point where they are intersecting each other, equilibrium take place, so the rate of interest increased by 2%, real rate of interest increased by 2%, it become 5%, and stock of capital increased from 8 trillion to 24 trillion, right? So आप देख लें कि ये 3 time increase हुआ है आपका stock of capital, however rate of interest आपका 2% increase हुआ है from 1960 to 2000 तक, 2000 यानी over the last 4 decades rate of interest increased by 2%, however the stock of capital increased from 8 to 24 trillion dollar. It means 3 time increase is witnessed here throughout these 4 decades. Now the demand for capital, that is a firm's demand for financial capital, stems from its demand for physical capital. So demand for capital जो है वो आप कौन इसका तयन करता है? Demand for physical capital. More will be the physical capital, demand for financial capital will increase. Less will be the physical capital demand, less will be the financial capital demand is witnessed. So अगर demand for capital जो है physical capital की demand बढ़ती चली, मशीनों की demand बढ़ती चली जाएगी, it means financial capital की demand बढ़ती जाएगी. और अगर आप देखें कि physical capital की demand कम होती जाएगी तो financial capital की demand भी कम होती चली जाएगी. Now the firms employs the quantity of physical capital that makes the marginal revenue product of a capital equals to the price of capital. The firm employs the quantity of physical capital that makes the marginal revenue product of capital equals to price of capital. Firm कितना physical capital apply करेगी जहाँ पर marginal revenue MRP of capital is equal to price of capital. Okay. The return to capital come in the future, but the capital must be paid for in the present. कि जो रिटर्न है कैपिटल का वो फ्यूचर में आएगा, लेकिन कैपिटल आप आज खरीदेंगे तो अगली टर्न के अंदर आपको उसका रिटर्न आना शुरू हो जाएगा. सो द फर्म मस्ट कन्वर्ट द फ्यूचर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटल टू अ प्रेजेंट वैल्यू. तो फिर फर्म को जो फ्यूचर में रिटर्न आता है, मार्जिनल रिटर्न आना है, उसको कैपिटल को प्रेजेंट वैल्यू में चेंज करती है. ओके. नाउ डिस्काउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू. अब हम देखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट में ये किया जाता है. डिस्काउंट इज द कन्वर्ट ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी इनटू प्रेजेंट वैल्यू. डिस्काउंट इज द कन्वर्ट ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट ऑफ वैल्यू इनटू द प्रेजेंट वैल्यू. डिस्काउंट क्या होता है? ये अगर फ्यूचर अमाउंट ऑफ वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है इनटू प्रेजेंट वैल्यू तो हम इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट. सो डिस्काउंटिंग इज कन्वर्टिंग अ फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी into the present value. क्योंकि कैपिटल तो आज लिया, जो हमने से रिटर्न मिलना है वो फ्यूचर में मिलना है, तो फ्यूचर की जो रिटर्न है उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग. जो हमें बाद में पैसे मिलने हैं उसको, उसके लिए आज हमने इन्वेस्ट किया, आज हमने कैपिटल खरीदा है, तो आज जो हमने कैपिटल खरीदा है उसका फ्यूचर में हमारा रिटर्न है, जो फ्यूचर का रिटर्न है उसको आज के इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट अगर हम उसे कन्वर्ट करें, प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग. नाउ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी इज द अमाउंट दैट इफ इन्वेस्ट टुडे will grow to be a large as the future amount when the interest
that it will earn is taken into account. बड़े गौर से देखिएगा, the present value of future amount of money is the amount that if we invest today will grow to be as large as the future amount when the interest that it will earn is taken into account. वो interest rate जो earn करना है उसको account में हमने लेना है, right? इसलिए आज देखें ना, आज हमने पैसे खर्च किए और कैपिटल लिया, उसका रिटर्न तो हमें फ्यूचर में मिलना है, लेकिन अगर आज हम कैपिटल ना लेते उस ठीक है तो हमें इंटरेस्ट पे ना करना पड़ता, या जो पैसे हमने कैपिटल पे लगाए हैं उसको वो इंटरेस्ट रेट जो हमें मिलना था, राइट, वो नहीं मिलेगा, राइट? या अगर हमने पैसे लिए हैं किसी से तो हमें उसका इंटरेस्ट रेट तो आज पे करना है, रिटर्न तो फ्यूचर में आएगा. ओके, नाउ द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड डिस्काउंटिंग इज to begin with the relationship between an amount of investment today, the interest rate that is earned, and the amount it will grow into the future. If the interest rate for one period is R, अगर एक period का interest rate R है, then the amount of money a person has 1 year in the future is, यानी कि if the interest rate for a one period is R, अगर हम assume कर लें कि एक period का interest rate R है, then the amount of money a person has 1 year in the future is, future amount is equal to present value plus R into present value, mean future amount is equal to percentage value which is multiplied by 1 plus R. Okay, now so the present value of the future amount is, present value is equal to future amount divided by 1 plus R, right? So present value, आप देखें हमने किया क्या है, हमने ये present value find out करनी है, we want to find this present value. So हमने present value इसी तरफ रहने दी, तो ये उसके साथ जो multiply हो रहा है 1 plus R, ये जाके जो फ्यूचर अमाउंट के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू हम निकल आएगी हमारे पास. सो प्रेजेंट वैल्यू हियर यू कैन सी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, और 1 प्लस आर आपको याद है ना क्या है. Now similarly the amount of money that a person has n year in the future is, amount n year in the future is present value multiplied by 1 plus r par n. So present value अगर n year में निकालनी है हमने तो वो होगी amount n year in the future divided by 1 plus r par n. तो ये हमारी present value निकल आएगी. So the present value is amount n year in future divided by 1 plus r par n. Because the return a firm earns from investing in capital occurs over a number of future years, the firm must calculate the present value of each year return and then sum them up. Right? So एक कैपिटल ने अगर 10 साल चलना है तो उसकी हर साल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर हमने जो है वो सम अप करनी है. रिटर्न जो है a firm earns from investing a capital occurs over a number of years, right, in future year. अगर एक मशीन लिए तो मुमकिन है वो 10 साल चले. The firm must calculate the present value of each year returns and then sum it up. हर साल का जो है फर्म को जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर उन 10 सालों की अगर फर्ज करें n year 10 year है 10 साल है तो उनको हमने सम अप कर लेना है. हर साल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर उसे सम अप कर लेंगे. ओके. The net present value of an investment subtracts the cost of the capital good from the present value of its marginal revenue product. So net present value of investment subtracts, इसमें माइनस करनी है क्या, the cost of capital good from the present value of its marginal revenue product like this. The net present value is positive. Buying the capital is profitable for firm and the firm buys capital. अगर net present value जो है वो positive हो, ठीक है, तो फिर फर्म जो है वो उसके लिए कैपिटल प्रॉफिटेबल होगा, लिहाजा फर्म क्या करेगी, कैपिटल खरीदेगी. A rise in interest rate lower the net present value. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में राइज होगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी. ठीक है. A rise in interest rate lower the net present value of a marginal revenue product of capital, which in turn lower the net present value of the capital. Net present value of capital कम हो जाएगी. So as the interest rate rises, fewer projects have positive net present value, other things remain the same and the quantity of capital demand decreases.
इट मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड ऑफ कैपिटल का आपने देखा रिलेशनशिप, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बाकी चीजें अगर तब्दील ना हो तो आपकी डिमांड फॉर कैपिटल क्या होगा, कम होता चलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में राइज हुआ, नेट वैल्यू ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो गई, तो उससे हमारा कैपिटल की डिमांड भी कम हो गई। सो द डिमांड कर्व फॉर कैपिटल, द डिमांड or the quantity of capital demanded by a firm depends on the marginal revenue product of capital and the interest rate। दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक डिपेंड कर रही है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट पर, MRP पर, और दूसरा आप कहेंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर। सो डिमांड किन चीजों पर डिपेंड करती है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटल एंड द इंटरेस्ट रेट। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आपको अच्छी तरह से याद होगा कि वो क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट किसी भी MP, मार्जिनल रेवेन्यू इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट होता है। MP इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, marginal revenue into marginal productivity. The demand curve for capital shows the relationship between the quantity of capital demanded by the firm and the interest rate, other things remain the same. और demand curve for a capital shows क्या show करती है? The relationship between quantity of capital demanded by a firm and the interest rate। ये नहीं कि rate of interest और demand for capital का आपस में एक relationship है, right? बाकी चीजें अगर other things remain same, there exists a relationship, right? And what is that relation? That is negative relationship. So we can say that the demand curve for a capital shows the relationship between the quantity of capital demanded by the firm and the interest rate. Other things remain same. Rate of interest और demand का आपस में एक relationship है अगर बाकी चीजें तब्दील ना हो। Now, two main factors that changes the marginal revenue product of capital and the demand for capital are: one, the population growth; two, the technological change. Okay, these are the two things which changes the marginal revenue product of capital. One, population growth; two, technological change. अगर technological change आएगी या population growth होगी तो marginal revenue of capital change हो जाएगा। So capital market में हम जब देखेंगे supply of capital, the quantity of capital supplied resulted from people's savings decision। So हम आपको शुरू में ये बता चुके हैं कि income is equal to consumption plus saving, और savings are always equal to investment. Hence we can say that quantity of capital supplied results from the people's savings decision। लोग savings का decision ज्यादा करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ कैपिटल सप्लाइड ज्यादा हो जाएगी, अगर लोग सेविंग कम करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। सो इट मीन्स सेविंग्स और क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड का आपस में एक रिलेशनशिप है। द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमिन सेविंग्स आर इनकम, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, द इंटरेस्ट रेट। सो सेविंग्स को तीन चीजें डिटरमिन करती हैं, एक तो इनकम, एक एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम और तीसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब फिर जरा दोबारा से गौर कीजिएगा ताकि आपको ये स्लाइड अच्छी तरह से समझ आए, आपको सप्लाई ऑफ कैपिटल अच्छी तरह से समझ आए। द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल सप्लाइड रिजल्ट फ्रॉम द पीपल्स सेविंग्स डिसीजन। Why? Because savings are always equal to investment. Hence we will have to look into the saving very carefully so that we can easily determine the investment and we can easily see the change in quantity supplied of capital. So quantity of capital supplied resulted from saving. Quantity of supply resulted from saving, and saving depends upon three things: income, more will be the income, more will be the saving, more will be the income and more will be the saving. Expected future income, अगर आने वाले वक्तों में मजीद फ्यूचर इनकम बढ़ने के इम्कानात है उस पर भी सेविंग डिपेंड करती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती है। मोर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोर विल बी द सेविंग, लेस विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेस विल बी द सेविंग। फॉर एग्जांपल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, पीपल विल प्रेफर टू सेव रादर देन टू कंज्यूम, बिकॉज यू नो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, बैंक में रख के आपको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। ओके, सो द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द सेविंग इज थ्री: वन, इनकम; नंबर टू, expected future income, and number two is expected future income, and number three is the rate of interest. Now supply curves of capital, demand हम आपको समझ आ गई। अब supply curve कैसे है? The supply curve of capital shows a relationship between the interest rate and the quantity capital supplied, other things remain same. Demand, rate of interest और
डिमांड फॉर कैपिटल का आपस में रिलेशनशिप है, अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और सप्लाई का आपस में रिलेशनशिप है, इफ अदर थिंग्स डू नॉट चेंज। तो सप्लाई कर्व ऑफ कैपिटल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द क्वांटिटी supplied, quantity of capital supplied, other thing remain same। डिमांड का भी और सप्लाई का भी दोनों का रिलेशनशिप जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है। हमने देखा डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव है और सप्लाई का रेट रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है। A rise in the interest rate brings an increase in the quantity of capital supplied and a movement along the saving supply curve। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, याद रखिएगा। लेकिन आप मूव करेंगे along the supply curve, you are moving along the supply curve, right? So it mean कि सप्लाई कर्व का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिलेशनशिप पॉजिटिव है और सप्लाई डिमांड फॉर कैपिटल का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिलेशनशिप नेगेटिव है। Here the main influence on the supply of capital, okay, the size and age distribution of the population। size क्या है और age distribution क्या है, right? the level of income, income का level क्या है, क्या लोग ज्यादा अमीर हैं, क्या लोग ज्यादा गरीब हैं, क्या लोग ज्यादा मिडिल इनकम है, क्या इनइक्वालिटी है, इनकम के अंदर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, राइट? सो ये सारी चीजें जो है इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी सप्लाई ऑफ कैपिटल को। द इंटरेस्ट रेट, the saving plan of household and the investment plan of firm are coordinated through the capital market। capital market इन दोनों को coordinate करती है। saving plan household के और investment plan firms के, firm investment plan बनाती हैं, household saving plan बनाती हैं, और ये coordinate कौन करवाता है? capital market coordinate करवाता है इसको, right? adjustment in the real rate of interest make these plans compatible। so adjustment in real interest rates make these plans compatible, right? so here is, we can see that this is the supply of capital, this is supply of capital, and this is demand for capital, and that one is the equilibrium point। so this supply of capital shows the positive relationship between rate of interest and stock of capital, and the demand for capital, this negative curve shows the negative relationship between rate of interest and stock of capital। so they are intersecting at that point here, this point। so rate of stock of capital determined, that is 10, and the rate of interest is determined at 6, okay? Here we go। this figure shows capital market equilibrium and change in equilibrium, right? so population growth and technology advancement has increased the demand for capital। पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, डिमांड फॉर कैपिटल ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। पॉपुलेशन ज्यादा होगी या टेक्नोलॉजी जो है वो नई इंट्रोड्यूस हो जाएगी, पुरानी को छोड़ना पड़ेगा, नई की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब नई टेक्नोलॉजी को एक फॉर्म से अडॉप्ट करेंगी तो जो है डिमांड फॉर कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर पॉपुलेशन चेंज हो जाए तब भी पॉपुलेशन ग्रो कर जाए, ज्यादा पॉपुलेशन आ गई तो गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, लिहाजा इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज्यादा होगी, लिहाजा कैपिटल की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, राइट? सो पॉपुलेशन का और टेक्नोलॉजी का जो है डिमांड जो है कर्व के साथ रिलेशनशिप है, तो ये डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज है तो यू मूव अलोंग द डिमांड ऑफ द कैपिटल, राइट? बट हियर यू कैन सी दैट अदर थिंग्स रिमेन्स, चेंज वाली भी अदर थिंग्स कौन सी है? दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रो कर गई है, पॉपुलेशन ग्रो करने से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई है, लिहाजा प्रोड्यूसर जो हैं, फर्म्स जो हैं वो सप्लाई ज्यादा करेंगी। सप्लाई ज्यादा करने के लिए उन्हें फिजिकल कैपिटल चाहिए, फिजिकल कैपिटल के लिए वो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ जो है वो राब्ता करेंगे फाइनेंशियल कैपिटल लेने के लिए, राइट? तो आपकी डिमांड कब शिफ्ट हो जाएगी? आपके राइट हैंड साइड यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। या टेक्नोलॉजिकल चेंज आई, नई मशीनरी चाहिए होगी। जब नई मशीनरी चाहिए तो फिर ऑब्वियसली आप देखते हैं कि नई मशीनरी के लिए उन्हें फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए, राइट? क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल जो है उससे आपकी डिमांड कब आपकी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, ओके? So population growth and income growth have increased the supply of capital, right? So population growth and income growth have increased the supply of capital। जब population grow करेगी तो फिर ज़ाहिर है income grow करेगी तो supply of capital भी increase हो जाएगी। population grow की, income grow की, income increase हुई तो saving और income का कौन सा relationship है? positive। population ज़्यादा हुई, income ज़्यादा हुई, income ज़्यादा होगी तो saving ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि y is equal to c plus s।
तो जब सेविंग ज्यादा होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, ठीक है, तो आपका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो ज्यादा हो जाएंगे, राइट, तो फिजिकल कैपिटल आपका ज्यादा हो जाएगा, राइट। सो आपने देखा कि डिमांड बढ़ेगी, वो किस वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, और पॉपुलेशन ग्रोथ और इनकम ग्रोथ जो है वो आपकी सप्लाई को बढ़ा देगी, ठीक है जी, सप्लाई आपकी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी। सो आप जितनी डिमांड बढ़ी उतनी ही सप्लाई बढ़ेगी, तो उससे स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होके आपका कितना हो गया, 15, स्टॉक ऑफ कैपिटल that is 15, and the rate of interest remain unchanged, that is 6%, right. So this is the new equilibrium, this one is the new equilibrium, okay. So you can see that at new equilibrium stock of capital is 15 and rate of interest is 6. So again you go through this diagram again, you can see that the previous equilibrium was here where ks naught and kd naught was intersecting, so it determines the capital stock, and at the same time they determine the rate of interest, which is 6%. So now population increase and technological advancement took place. So इन दोनों की वजह से फिर क्या हुआ, आपकी डिमांड कर्व किस साइड पे शिफ्ट हुई, राइट साइड पे। अब जब पॉपुलेशन ग्रो हुई तो फिर ऑब्वियसली इनकम ग्रो हुई, इनकम ग्रो होती है जब, तो इनकम ग्रो होने से फिर क्या होता है, फिर आपकी सेविंग बढ़ जाती है, सेविंग बढ़ती है तो दरअसल आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट मीन यू रिमेंबर दैट एस इज ऑलवेज इक्वल टू आई, सो आपका जो सप्लाई भी है वो आपका जो है वो राइट हैंड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों के इंक्रीज होने से नया इक्विलिब्रियम जो है वो इस पॉइंट पर आ गया, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो stock of capital increased from 10 to 15 and rate of interest remained the same, okay. So this is the capital market equilibrium. You see capital market equilibrium से rate of interest और stock of capital determine हो रहा है, right? Now capital के बाद हम natural resources रिसोर्स मार्केट की तरफ जाएंगे। अब तक हमने दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस कर लिए, जिसमें एक लेबर मार्केट थी और दूसरा कैपिटल मार्केट हमने डिस्कस की। लेबर मार्केट के अंदर डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर डिटरमिन करती हैं जो है वो वेज रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट, राइट। और इसी तरह से जो डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्टॉक ऑफ कैपिटल डिटरमिन करती हैं, राइट। सो मार्केट जो है जो लेबर मार्केट है वो इक्विलिब्रियम वेज रेट और इक्विलिब्रियम लेबर एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिटरमिन करती है, और जो कैपिटल मार्केट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्टॉक ऑफ मार्केट डिटरमिन करती है, ओके, इक्विलिब्रियम, राइट। नो हम नेचुरल रिसोर्स जिनके थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरफ आ गए, जो जिसको हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो नेचुरल रिसोर्स व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल लैंड फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज होती हैं लैंड की, जो है वो आमतौर पे इकोनॉमिस्ट जो है नेचुरल रिसोर्सेज को लैंड कहते हैं, राइट। ये इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज are resources that can be used repeatedly such as land, river, lakes, rain and sunshine. So you can see that एक ज़मीन है जिसके ऊपर आपने गंदम उगाई, 6 महीने के बाद गंदम काट ली, फिर तैयार हो गई ज़मीन, फिर आपने गंदम उगाई या चावल उगाए या कुछ और उगाया, फिर 6 महीने साल के बाद फिर वो अगेन रेडी टू यूज। सो इट इज़ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप दरिया के पानी को, लेक्स को, रेन्स को इस्तेमाल करते हैं, सनशाइन को इस्तेमाल करते हैं, तो ये अगले दिन आपको फिर रिन्यूएबल फॉर्म में मिल जाते हैं। सो ये नेचुरल रिसोर्स जो हैं इनको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्स जिसको इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, लैंड, वो इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये क्या होते हैं, आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड ओनली वंस एंड दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड once they have been used, such as coal, oil, natural gas, etc. right? So जब आपने उसको इस्तेमाल कर लिया तो फिर वो रिन्यू नहीं होते, राइट। सो गैस जैसे आपने देखा कि हमारी नेचुरल गैस जो है वो सुई के मकाम से जो है वो निकल रही थी और अब उसके रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इंडस्ट्री के अंदर हमारी जो है वो जो हम प्रोवाइड करते हैं नेचुरल गैस, जिसे हम सुई गैस बोलते हैं, वो भी कम हो रही है। CNG स्टेशन यानी कि आप ट्रांसपोर्ट में जो इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे करते हैं वो भी कम हो रही है, और घरों में भी आपने देखा है कि बाज़ औक़ात सर्दियों में शाम को गैस कम हो जाती है। सो ये इसलिए क्योंकि जो ये जो हिस्सा है, ये जो
कैटेगरी है लैंड की जिसमें नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, और वो ये फॉल करती है नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में। हैंस अब ये इसका इस्तेमाल होता चला गया, और ये इसके जो ज़खायर हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो कम होता चला गया, और जिसकी वजह से अब ये जो है हमें इसकी कमी यानी कि इसकी शॉर्टेज हमें फेस करनी पड़ रही है, राइट। सो नेचुरल रिसोर्स को इकोनॉमिस्ट लैंड कहते हैं, और ये दो कैटेगरीज में फॉल करता है। एक कैटेगरी इसमें रिन्यूएबल है और दूसरी नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स के अंदर हमारी लैंड भी आ जाती है, हमारे रिवर्स आ जाते हैं, लेक्स आ जाते हैं, सनशाइन आ जाती है, राइट। और इस तरह से नॉन रिन्यूएबल के अंदर हमारा कोल आ गया, और ये ऑयल आ गया, और इस तरह से नेचुरल गैस जो कि हम इस्तेमाल कर लेते हैं और ये रिन्यू नहीं होता, राइट। सो नेचुरल रिसोर्सेज मार्केट को समझने के लिए आपको ये दोनों रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो है वो समझने बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। Now, the supply of renewable resources, right? So, थोड़ा सा मैं आपको जो है ना दोबारा से एक बात बता दूं। मार्केट के अंदर जब आपने वेज डिटरमिन करनी थी तो आपको अच्छी तरह से सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड फॉर लेबर समझनी थी। जब वो समझ ली तो मार्केट ने डिमांड और सप्लाई की मदद से रेट ऑफ वेज रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट डिटरमिन कर दी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको समझने के लिए और कैपिटल मार्केट को समझने के लिए डिमांड फॉर कैपिटल और डिमांड फॉर सप्लाई फॉर कैपिटल अच्छी तरह से समझना पड़ा, और आपको देखा कि आपने डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई फॉर कैपिटल मिलकर, ठीक है जी, अपने जो है वो इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करते हैं उससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्टॉक ऑफ कैपिटल डिटरमिन होगा। लाइक वाइज नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर में हमने सप्लाई ऑफ कैपिटल समझ लिया और सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ लैंड समझना और डिमांड फॉर लैंड, यानी कि सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज समझना। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब हमने ये देखना है कि इनकी सप्लाई किस तरह से डिटरमिन होती है। सबसे पहले हम देखेंगे द सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फिर हम देखेंगे डिमांड फॉर रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सप्लाई ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और डिमांड फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो फिर हम मार्केट के जरिए से देखेंगे किस तरह से उनकी प्राइसेस डिटरमिन होती हैं। हाउएवर अब आप बिल्कुल जो है वो इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हम क्यों सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज देख रहे हैं, हम क्यों सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और सप्लाई ऑफ डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज देख रहे हैं, ताकि हम मार्केट को के जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो देख सकें, राइट। सो सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है, द डिमांड for natural resources as input into the production is based on the same principle of marginal revenue product as the demand for the capital. This is the same in case of labor and capital. आपने देखा कि marginal revenue product ही जो है renewable resources के केस में भी जो है इसी तरह से रोल प्ले करते हैं। Demand for natural resources as input, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड किस लिए की जाती है, ताकि इनपुट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। इनपुट किस लिए, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन इनपुट होती है और आउटपुट आपको मिलती है, राइट। सो द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एज इनपुट इनटू प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एज द डिमांड फॉर कैपिटल, राइट। सो ये जिस तरह कैपिटल में बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से ही आ रही है। बट द सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज स्पेशल, इसमें थोड़ा सा फर्क है, राइट। देखिए वो क्या, द क्वांटिटी ऑफ लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एट अ गिवन टाइम इज फिक्स्ड। ये तो बात बिल्कुल तय है ना कि जमीन की जो मिकदार है वो गिवन टाइम पीरियड में फिक्स है, विच मीन्स द सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। वट एवर इज द रेंट और वट एवर इज द रेट ऑफ रिटर्न, राइट, तो उसकी सप्लाई जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती, वो क्या है, इनइलास्टिक है, राइट, वो सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि देखिए ना, एक खास वक्त में जमीन डबल तो नहीं हो सकती, ट्रिपल तो नहीं हो सकती। हाउएवर देखिए ऐसा, अब आप देखें आपके ज़हन में ये जरूर आ रहा होगा, कभी आपने देखा होगा कि अगर आप वो बंजर जमीन को आबाद करना शुरू हो जाएं तो ये एक अलग सी बात है, राइट। लेकिन अगर सारी जमीन आबाद हो चुकी है एक खास वक्त में और अब आप सप्लाई ऑफ लैंड इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके इम्कान नहीं है, क्योंकि ये फिक्स होती है, राइट। ओके, नाउ दिस coming figure illustrate this case, right. The quantity of land and other renewable natural resources are given a time period, which means the supply of land is perfectly inelastic. Natural resource market देखिएगा, the quantity of land and other renewable natural resources at a given time is fixed, which means the supply of land is perfectly inelastic. Look at this.
here we go. This is, you can see that whatever is the rent, supply is fixed. आपने देखा ना, वेज ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा हो जाती है लेबर की. इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपने देखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाए तो सप्लाई ऑफ कैपिटल ज्यादा हो जाती है. सो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न ऑफ लेबर एंड कैपिटल एंड देयर सप्लाईज, राइट. तो सप्लाई ऑफ लेबर हो या सप्लाई ऑफ कैपिटल हो, इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है अपने रिटर्न्स के साथ. अपने रिटर्न से क्या मुराद है कि लेबर का पॉजिटिव रिलेशनशिप है वेज के साथ, और कैपिटल का, सप्लाई ऑफ कैपिटल का पॉजिटिव रिलेशनशिप है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, राइट. हाउएवर in case of land, right, this is different from the land and from the capital and the labor. So whatever the rent is, आप रेंट बढ़ जाए, रेंट कम हो जाए, सप्लाई ऑफ लैंड जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकती. ये परफेक्टली इनइलास्टिक है. ओके, इलास्टिक और इनइलास्टिक तो आपको याद है ना हम लोग को तब से, ये इनके रिएक्ट नहीं करती, सेंसिटिव नहीं है इन रिस्पॉन्ड टू द रेंट, राइट. नाउ द प्राइस for land and other renewable natural resources is determined solely by market demand. So it mean कि supply ने तो change नहीं होना. अब जो है वो रेंट जो है, ये यानी कि प्राइस ऑफ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो डिटरमिन कैसे होगी, डिमांड की मदद से होगी, राइट. ये एक स्ट्रेट लाइन है, डिमांड ऊपर जाए या नीचे जाए, सप्लाई ऑफ ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है. ओके, नाउ हियर वी गो. द मार्केट सप्लाई कर्व फॉर लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, बट द सप्लाई कर्व फेसिंग एनी वन फर्म इज competitive land market is perfectly elastic. Okay. Now, each firm can rent as much land as it want at going market price. जो market price exist कर रही हो उसमें वो हर फर्म जो है वो जमीन जो है वो रेंट कर सकती है. The supply of non-renewable resources की बात हम करेंगे. For a non-renewable natural resources there are three supply concepts. तो अब हम पहले हमने रिन्यूएबल के देखे थे, और रिन्यूएबल में देखा था कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, राइट. पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, इनके पैरेलल टू रेंट एक्सिस होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है. अब हम देखेंगे सप्लाई ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जैसे कोल है, जैसे ऑयल है, जैसे गैस है, नेचुरल गैस एटसेट्रा. फॉर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देयर आर थ्री supply concept. One, the stock of non-renewable natural resource is the quantity in existence at any given time period. एक खास वक्त में जो वो स्टॉक नेचुरल रिसोर्सेज का स्टॉक मौजूद है, राइट. जैसे कि गैस का स्टॉक जो है जमीन के नीचे जितना मौजूद है, राइट. द क्वांटिटी is fixed and independent of the price of the resources, right. So ये क्वांटिटी जो आपकी स्टॉक में मौजूद है, ये इसका ताल्लुक प्राइस के साथ बिल्कुल कोई भी नहीं होता, राइट. लाइक द क्वांटिटी ऑफ लैंड, जिस तरह लैंड देखें अगर रेंट ज्यादा हो जाए तो क्वांटिटी बढ़ा तो नहीं सकते ना आप, राइट. इसी तरह से जो स्टॉक है आपका नेचुरल रिसोर्सेज का, जब प्राइसेस ज्यादा हो जाएं तो वो स्टॉक बढ़ाया तो नहीं जा सकता. इसलिए द क्वांटिटी इज फिक्स्ड एंड is independent of the price of the resources. Price of resources और quantity का इसमें कोई relationship नहीं होता. Okay, so the known stock of a non-renewable natural resources is the quantity that has been discovered. The known stock of non-renewable natural resources is the quantity that has been discovered, right. जो डिस्कवर की जा चुकी है, नोन. अब जिसका हमें मालूम नहीं है कि कौन सी जमीन, किस इलाके की, किस जमीन के नीचे कितनी गैस मौजूद है, या कितना ऑयल मौजूद है, या कितना कोल मौजूद है, हम उसको नॉन स्टॉक तो नहीं कह सकते ना, हमें मालूम ही नहीं है. जो डिस्कवर हो चुका है उसको क्या कहते हैं, नॉन स्टॉक. क्या बोलते हैं, नॉन स्टॉक ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. नॉन स्टॉक ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इज द क्वांटिटी दैट हैज बीन डिस्कवर्ड. द क्वांटिटी increases over time because advances in technology enables ever less accessible source to be discovered, right. The quantity increases over the time because advances in technology enable ever less accessible sources to be discovered, right. The flow supply of non-renewable natural resource is the rate at which the resources is supplied for use in production
during a given time period. So the flow of supply of a non-renewable natural resource is the rate at which the resources is supplied, जिस रेट पर रिसोर्सेज सप्लाई किए फॉर यूज इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, ये इसकी फ्लो है, किस रेशियो के ऊपर आपको सप्लाई मिल रही है, राइट, एक खास वक्त में. द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एट द प्राइस दैट इक्वल्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंसेप्ट प्राइस ऑफ द रिसोर्सेज नेक्स्ट पीरियड. ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला वही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा. नाउ हियर वी गो, दिस इज द सप्लाई, राइट, नॉन रिसोर्सेज है, नॉन स्टॉक है, सप्लाई कब आपके सामने है, और डिमांड जो है ये आपकी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो यू कैन सी द डिमांड इज इंटरसेक्टिंग दैट पॉइंट. सो प्राइस दैट इज 12, हम ऑयल का जिक्र कर रहे हैं, 12 बैरल, और क्वांटिटी आपकी क्यू, राइट. This illustrates the flow of supply of non-renewable natural resources. Supply is perfectly elastic at present value of the next period expected price. Perfectly elastic क्योंकि non stock है, हमें मालूम है, right, इसलिए perfectly elastic है. Okay. The opportunity cost of selling a resource this year is the present value of the resource next year. Opportunity cost of selling a resource this year is the present value of the resource next year, अगले साल के लिए, right? The supply is perfectly elastic at the present value of next period of expected price. If the year's price exceed the present value of the next year price, owner sell this year. If the year's price, इस साल की प्राइस ज्यादा होती है, किससे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल की जो प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, तो ओनर क्या करता है, उस स्टॉक को सेल कर देता है, बेच देता है. यानी कि जो अगले साल में उसको आमदनी हासिल होनी है, उसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू अब हम निकाल लें, राइट, और वो प्राइस से एक्सीड कर रही है, द year's price, if this year's price exceeds the present value of the year's price जो आपकी नेक्स्ट ईयर है, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू से एक्सीड कर रही है, तो ओनर सेल इज दिस ईयर, राइट. नाउ इफ द year's price is less than the present value of the next year price, owner hold on the stock this year and plan to sell next year. अगर if the year's price, इस साल की कीमत is less, कम है, किससे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल की जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे कम है अब प्राइस, तो वो क्या करेगा, अपना स्टॉक बेचेगा? नहीं, हरगिज नहीं बेचेगा, वेट करेगा अगले साल का, ताकि वो फिर अगले साल में प्रॉफिट कमा सके. ओके, नाउ these action makes the flow supply perfect elastic at the present value of the next year expected price. Okay, now price and Hotelling principle, right? Now we'll try to understand the Hotelling principle. The Hotelling principle states that other things remain the same, the price of non-renewable natural resource is expected to rise at a rate equal to the interest rate. ये नहीं कि Hotelling principle क्या बताता है आपको कि अगर और हालात ना बदलें, अदर थिंग्स चेंज ना हो, तो फिर क्या होगा, प्राइस ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे क्या, उनमें इजाफा हो, किस रेट से? रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर. यानी कि नेचुरल रिसोर्स की प्राइस जो है एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि वो बढ़ेगी, किस रेट से बढ़ेगी? इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. सो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? होटलिंग प्रिंसिपल. होटलिंग प्रिंसिपल क्या बताता है आपको? अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, द प्राइस ऑफ non-renewable natural resources is expected to rise at a natural equal to the interest rate, right? The Hotelling principle follow directly from the definition of the present value, right? So Hotelling principle directly follow present value से कर रहा है, right? और the current price equals the present value of the expected future price, which means that the current price equals the expected future price divided by 1 plus the interest rate. The same thing जो हम पहले आपको कैपिटल में बता चुके हैं. It follows that the expected future price equals the current price multiplied by 1 plus the interest rate. 1 plus interest rate. Okay. The price is expected to rise at the rate equal to the interest rate. हम expected price rise किस पे? Equal to the interest rate. Now, the unexpected happens. Advancement in technology beyond expectation have led to discover a previous unknown stock, lowered the cost of extracting previously known but
inaccessible stock and decrease the demand for resources by making their use more efficient, right? So ऐसा भी हो सकता है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आपको मिल गई है और वो अनएक्सपेक्टेडली आपने नए स्टॉक डिस्कवर कर लिए हैं, राइट? तो फिर क्या होगा, उसकी जो आप देखते हैं कि डिमांड फॉर दैट रिसोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट? सो अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ हो जाए तो फिर क्या होता है, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी ऐसी कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, ठीक है? तो फिर वो उससे क्या होगा, हैव लेड टू डिस्कवरी ऑफ प्रीवियसली अननोन, जो पहले मालूम नहीं थे अब अननोन स्टॉक था, लोअर्ड द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द प्रीवियस नोन बट इनएक्सेसिबल स्टॉक। जो इनएक्सेसिबल स्टॉक था, जो हमें मालूम नहीं था, उसको एक्सट्रैक्ट करना अब हमें आसान हो गया, चीप हो गया। एंड द डिक्रीज द डिमांड फॉर द रिसोर्सेज बाय मेकिंग देयर यूज मोर एफिशिएंट। ओके, यू कैन सी अब नेचुरल रिसोर्स मार्केट के हवाले से अब ये प्राइस इंडेक्सेस हैं और ईयर्स गिवन है आपके एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्राइस इंडेक्सेस हैं। ये 1995 के हैं जो कि इक्वल टू 100। दिस फिगर शोज how the average price of 9 most used mineral in production have fallen over the last 30 years rather than increase at the rate equal to interest rate। हमने increase होटलिंग प्रिंसिपल भी देखा, राइट? तो उसकी तरह से ये नहीं हो रहा बल्कि ये कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जो चेंजेस आई हैं वो क्या आई हैं, टेक्नोलॉजी में ऐसे इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं जिससे वो अननोन स्टॉक जो थे हमारे प्रेजेंट में हम समझते हैं कि अननोन है, वो नोन हो गए, राइट? सो उससे सप्लाई ऑफ स्टॉक बढ़ गई जिससे उसकी जो है वो आपने देखा ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। सो दिस ये फिगर क्या बता रही है, हाउ द एवरेज प्राइसेस फॉर द 9 मोस्ट यूज्ड मिनरल्स इन द प्रोडक्शंस हैव फॉलन ओवर द लास्ट 30 ईयर rather than increase at the rate equal to the interest rate. So income, economic rent and opportunity cost हम देखेंगे। large and small incomes, demand and supply in factor market determine the equilibrium price and quantity of each factor of production and determine who receives a large income and who receive a small income, right? So ये market demand, ये अब सारे factors की बात हो रही है, land, labor और capital सब की बात हो रही है, right? Now large income are earned by factors of production that have a high marginal revenue product and a small supply. Very simple, very straightforward। जो जिस तरह से आप देखें वो चीज़ जो स्केर्स होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है, वो जो चीज़ अबेंडेंट होती है उसकी वैल्यू कम होती है, उसकी प्राइस कम होती है, वही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पर अप्लाई हो रही है। लेकिन वो फैक्टर्स जो ज़्यादा हैं, राइट, वो फैक्टर्स जो ज्यादा हैं उनका रिटर्न डेफिनेटली कम होगा। सो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर मार्केट डिटरमिन क्या डिटरमिन करते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस and quantity of each factor of production and determine who receives a large income and who receives a small income। कौन बड़ा इनकम का पोर्शन लेगा, कौन स्मॉल इनकम का लेगा। So large income are earned by factor of production that have a high marginal revenue product। high marginal revenue MRP जिसका हाई होगा उसका रिटर्न हाई होगा और साथ साथ उसकी सप्लाई भी कम होगी, इसलिए उसका हाई मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट भी साथ साथ होगा, तो वो ज्यादा इनकम का शेयर अर्न करेगा। अब देखें ना, अगर लैंड की जो है वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसको वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ज़्यादा है तो उसको इनकम का शेयर ज़्यादा मिलेगा। अगर लेबर की ज़्यादा तो लेबर को मिलेगा, अगर कैपिटल का ज़्यादा तो कैपिटल का मिलेगा, ठीक है ना। नेशनल न्यूज़ एंकर्स आर एन एग्जाम्पल। देखिए ना, वो लोग कम है, उनकी MRP ज़्यादा है, उनकी रेट ऑफ रिटर्न उनका ज़्यादा है। आप देख लें न्यूज़ चैनल पर कमोबेश लाखों में जो है एक प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं ना। Small income are earned by factor of production that have a low marginal revenue product and large supply। High marginal rate of marginal revenue product होगी और supply small होगी तो रिटर्न ज्यादा होंगे। जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी, उनकी इनकम क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा रूल है, आप इसको समझ। MRP ज्यादा है और सप्लाई कम है तो रिटर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। MRP ज्यादा है, कम है और सप्लाई ज्यादा है तो रिटर्न्स क्या होंगे, उसके कम होंगे, राइट। नाउ फास्ट फूड वर्कर आर एन एग्जाम्पल, राइट। सो सप्लाई फास्ट फूड वर्कर देखें ना, उसके लिए कोई आपको स्किल नहीं चाहिए होता, उसके लिए कोई आपको ऐसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती फास्ट फूड पर, जो आपको मैकडोनल्ड्स पे, KFC पे या ये जो उसके अलावा होटल्स के ऊपर ये जो छोटे काम कर रहे होते हैं, राइट, ये जो बैरास होते हैं, ये सारा जो है आपने देखा
कि फास्ट फूड वर्कर्स उसकी या जो होटल्स के ऊपर जो बहरे काम कर रहे होते हैं, जो आपके वेटर्स काम कर रहे होते हैं, वो इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बहुत लो होती है, राइट, और उनकी सप्लाई बहुत हाई होती है, लिहाजा उनकी वेजेस क्या है, कम है। और जैसे टेलीविजन के एंकर्स हैं, आप देखें उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बहुत हाई है और सप्लाई बहुत कम है, लिहाजा उनकी वेजेस ज्यादा है। ओके, नाउ economic rent and opportunity cost. The total income received by an owner of a factor of production is make up of its economic rent and its opportunity cost. तो टोटल इनकम रिसीव जो है वो किसी फैक्टर के ओनर को किसके बराबर होती है, इकोनॉमिक रेंट एंड इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, is the income received by the owner of factor of production over and above the amount required to induce that owner to offer the factor of production। एक वेज है, उसके ऊपर आप काम करने को तैयार हो, राइट, मिनिमम वेज है, उस पर आप काम करने को, अगर उससे ज्यादा आपको मिल रही है, राइट, वो इकोनॉमिक रेंट होगा। इकोनॉमिक रेंट इज द इनकम रिसीव्ड बाय द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओवर एंड अबव द अमाउंट रिक्वायर्ड टू इंड्यूस दैट ओनर टू ऑफर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्ज करें आप 100 रुपए पर घंटे पे काम करने को तैयार है और आपको वो 110 मिल रहा है, राइट, तो ये जो 10 रुपीज है ये इकोनॉमिक रेंट होगा, यानी कि उसको जिस पर वो काम करने को तैयार है उससे ज्यादा जो मिल रहे हैं। ओके, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ फैक्टर is the income required to induce its owner to offer the resources for use, which is the value of the factor in its next best. So opportunity cost क्या होती है, of using a factor in income required to induce its owner to offer the resources for use, which is the value of the factor in the next best use. Next best use जो किसी भी owner of factor का, ठीक है जी, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। नेक्स्ट बेस्ट यूज, फॉर एग्जांपल आप अगर कहीं पे अपना बिजनेस कर रहे हैं तो नेक्स्ट बेस्ट यूज आपका क्या हो सकता है, मे बी आप अगर कहीं पे जॉब करें तो आपको वहां पर 50,000 पर मंथ मिल रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप वो नेक्स्ट बेस्ट यूज को छोड़ रहे हैं, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अलावा जो दूसरा बिजनेस कर सकते थे आप वो आपने नहीं किया, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो इकोनॉमिक रेंट वो होता है जो आपको जिस पर आप काम करने, जिस वेज पर या जिस मुआवजे पर आप अपने फैक्टर को काम के लिए पेश करने को तैयार थे उससे ज्यादा जो मिल रहा है, राइट। So economic rent or opportunity cost, I hope आपको समझ आ गई। The total income received by an owner of a factor of production is made up of two things. One, economic rent, two, opportunity cost. Now income, economic rent and opportunity cost देख रहे हैं, ये figure illustrate कर रही है। You can see the demand and supply of the factor is here, right here. This is basically supply. Supply, and that is the demand, this is the equilibrium, this wage is determined and this is concerts, यानी कि एक सिंगर है उसके कंसर्ट्स हैं, राइट। सो अगर इतनी भी जो ये डिमांड उसकी इतनी और सप्लाई इतनी है तो उसको इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है, और इतने वो कंसर्ट करेगा, राइट। नाउ आप देखें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका एरिया है, दिस एरिया जो मैं आपको, ये आपका इकोनॉमिक रेंट है और दैट एरिया दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सो ये उसकी इनकम है, ये सारा उसका इनकम है, मैंने आपको शुरू में बताया था। और इसमें इकोनॉमिक रेंट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट। इकोनॉमिक रेंट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द इनकम ऑफ दैट सिंगर। इफ यू मल्टीप्लाई OC into OW यू विल गेट द एरिया, राइट। सो अगर वो आपके OC कंसर्ट परफॉर्म कर रहा है और उसकी वेज जो है OW है, ठीक है, ये OC से मुराद फर्ज कर लें C 10 है, ठीक है, और वेज जो है वो फर्ज कर लें 5 है, राइट, 5 मिलियन कर लें। सो OC कितने कंसर्ट किए 10 और कितने पर एक कंसर्ट किया 5 पर, तो उसकी इनकम कितनी होगी 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10, right, that is 50 million. So this area, length into width, this area is the income of that rock singer, and this is the economic rent, right. So ये उसकी सप्लाई थी, वो इस पे भी काम करना चाह रहा था, इस पॉइंट पे भी, डिफरेंट पॉइंट्स जिन पर वो काम करना चाह रहा था वेजेस पर, राइट। सो इस वेज के ऊपर वो अपने आप को, अगर उसको इतनी वेज मिलती तो ही विल प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर वर्क, राइट। सो इससे ऊपर जितनी भी उसे मिल रही है, जितनी भी उसे मिल रही है, ये इकोनॉमिक रेंट है, और इससे नीचे वाला जितना भी हिस्सा है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो इनकम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स,
economic rent and opportunity cost. Okay, so this figure illustrates the division of factor income into economic rent and opportunity cost. Okay, the portion of income comprises of economic rent depends upon the elasticity of supply. Elasticity of supply inelastic है या more elastic है, ये आपके depend करेगी, आपका जो है economic rent इस पे depend करेगा. The portion of income comprises of economic rent depends on how elastic of the supply of the demand, supply of the factor is, right? The less elastic is the supply of factor, the greater is the share of income that is comprises of economic rent, right? Now, when the supply is perfectly inelastic, then all of income is economic rent. Perfectly inelastic है, right? So वो किसी भी आपके रेंट के ऊपर वो काम करने को तैयार, आप उसको अपनी लैंड को रेंट करने को तैयार हो, right? So ये सारे का सारा एरिया जो इनकम का है, ये सारे का सारा इकोनॉमिक रेंट पर जो है वो कंसिस्ट करता है, right? So when the supply is perfectly inelastic, then all the income is economic rent, and the more elastic is the supply for a factor, the smaller is the share of income that is economic rent. Okay. When the supply is perfectly inelastic, none of the income is economic rent, right? So सारे का सारा opportunity cost होगा, none of income, right? So supply अगर perfectly क्या है, inelastic है. ओके, एक ही वेज पे वो जितना मर्जी आप उससे काम करवाएं, लो स्किल लेबर होता है, एक ही वेज पर जितने मर्जी मजदूर आप हायर करें, वो सारे का सारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, उसमें इकोनॉमिक रेंट बिल्कुल शामिल नहीं होता. ओके, सो आप देखें ना, ओ यू multiplied by OW is the income, and this whole part is basically showing the opportunity cost, और ये सारे का सारा हिस्सा जो उसकी इनकम है. सो opportunity cost is equal to income, right? Market power in the labor market among labor, just as a monopoly firm can restrict output and raise prices, so can a monopoly owner of a resource restrict supply and raise prices, right? अपने फैक्टर को restrict कर ले और उसकी prices ज़्यादा कर ले. The main source of market power in labor market is the labor union. Labor union एक ऐसी जो है वो अपने market power को इस्तेमाल करने के लिए labor union सबसे बड़ा source है, which is an organization group of workers that aim to increase wages and influence their job condition. Market union से तो आप वाकफ होंगे, union से तो आप definitely वाकफ होंगे. अब unions का क्या aim होता है? दो aim होते हैं, working condition बेहतर हो और उनकी wages ज़्यादा हो. राइट, सो ये आप जो है यूनियन जो है ये मेन सोर्स है मार्केट पावर का लेबर का, राइट? सो लेबर का मेन सोर्स मार्केट में क्या है? आपका लेबर यूनियन. ओके, these are two types of union. There are two types of union. One, a craft union is a group of workers who have a similar range of skill but work for many different industries and region. This is the craft ग्रुप ऑफ वर्कर जो मुख्तलिफ फॉर्म्स में काम करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर एक ही तरह का काम करते हैं, राइट? तो इसको क्या बोलेंगे? क्राफ्ट यूनियन. क्राफ्ट यूनियन एक वर्कर्स का ग्रुप होता है जिनके स्किल के रेंज एक जैसे होते हैं, राइट? जैसे चौकीदारों की यूनियन बन जाए अगर फर्ज करें तो एक ही चौकीदारों का स्किल सेम होते हैं, या जैसे अब मैकेनिक्स की गाड़ियों के मैकेनिक्स की यूनियन बन जाए तो वो मुख्तलिफ फर्म्स में मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं लेकिन एक ही स्किल है, राइट? तो इसको क्या बोलेंगे? Craft union, right? So a craft union is a group of workers who have a similar range of skills but work for many different industries and regions. मुख्तलिफ regions में और मुख्तलिफ में industries में काम करते हैं. अब unions की दो types में पहली क्या होगी? Craft union. What is that? Craft union. This one is craft union. Okay, craft union क्या कि एक सा काम करते हैं, मिलता जुलता काम करते हैं, जगह और जो firms हैं वो different हैं. दूसरी है, इसकी एग्जांपल क्या है? कारपेंटर्स यूनियन, इलेक्ट्रिक वर्क यूनियंस, राइट? Now, an industrial union is a group of workers who have a variety of skills and job type but work for a same firm or industry. एक फर्म या एक इंडस्ट्री में काम करते हैं लेकिन उनके स्किल्स मुख्तलिफ हैं. तो एक आपको मालूम है ना, एक यूनियन जो किसी इंडस्ट्री की, उसमें पीएनस भी, चौकीदार भी, स्किल्ड वर्कर भी, आपके जितने भी वर्कर्स हैं, जिस टाइप के वर्कर हैं, चाहे वो स्किल्ड हैं, नॉन स्किल्ड हैं, वो सारे के सारे शामिल होते हैं. इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल यूनियन. सो कितनी टाइप्स की यूनियन हुई? दो टाइप की. एक क्या होगी? क्राफ्ट यूनियन और दूसरी इंडस्ट्रियल यूनियन. क्राफ्ट यूनियंस के अंदर क्या होता है कि बेसिकली ये एक से मिलते जुलते स्किल के लोग होते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ फर्म्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, राइट? तो उनकी एक यूनियन होती है. और दूसरी इंडस्ट्रियल यूनियन, ये किसी एक फर्म में या किसी एक इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं लेकिन इनके स्किल्स डिफरेंट होते हैं, राइट?
आप उसमें देखें जितने भी वर्कर्स हैं, जिस तरह के भी वर्कर्स हैं, चाहे वो सेल्स के हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के हैं, चाहे वो अकाउंट्स के हैं, वो सारे के सारे मिल करे कि अगर यूनियन बना लें तो इससे बोले इंडस्ट्रियल यूनियन। तो यूनियंस आर ऑफ टू टाइप्स, राइट। नाउ एग्जांपल इंक्लूड यूनाइटेड ऑटो वर्कर एंड द स्टील वर्कर यूनियन, राइट। नाउ market power in the labor market, ये union organization in the United States peaked in the market strength in the 1950s, and 35% of the non-agricultural worker force belongs to the union. Today that number has declined to 12%, right? So this is an example. There are three forms of union organization. So union organization की forms हमने types आपको बताएं, दो थी, right? Industrial और craft, और अब उनके three forms of union हम आपको बताएंगे. So in an open shop, worker have the right to employed by the firm without joining the union. There is no union restriction over who can work in the shop or a firm. किसी शॉप पर या फर्म में, ठीक है, इसे ओपन शॉप कहते हैं. इसमें वर्कर्स जो है वो किसी को भी जो मालिक है वो जॉब पर रख सकता है. सो इन ओपन शॉप वर्कर हैव द राइट टू बी एम्प्लॉयड, right, by the firm without joining the union. यूनियन को ज्वाइन किए बगैर आप वर्कर को एम्प्लॉय कर सकते हैं. सो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ओवर हु कैन वर्क इन द शॉप और अ फर्म, राइट. दूसरे इन अ क्लोज शॉप, राइट, इन अ क्लोज शॉप, एक था ओपन शॉप, दूसरा क्लोज शॉप, राइट. सो क्लोज शॉप वर्कर मस्ट बी यूनियन मेंबर इन ऑर्डर टू बी एम्प्लॉयड बाय द कंपनी. किसी कंपनी को, जब आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं तो आपको यूनियन का मेंबर बनना बहुत ज़रूरी है, आपने बनना है, राइट. और अगर किसी शॉप पर या किसी ऐसी फर्म में आप काम कर रहे हैं जहाँ पे मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं, उसे ओपन शॉप कहते हैं. और ऐसे ही जब आप एम्प्लॉय हो तो आपको यू नीड टू बी, यू मस्ट, आपको यूनियन का मेंबर बनना है, उसको क्लोज शॉप बोलते हैं. ओके. तो 1947 के जो है टाफ्ट हार्टले एक्ट जो है उनमें क्लोज शॉप यूनियन एग्रीमेंट इलीगल, तो उसने इलीगल करार दे दिया था 1947. ये यूएस के एक्ट के हम हवाले से बात कर रहे हैं. सो ओपन एंड क्लोज शॉप यूनियन. देन इन अ यूनियन शॉप the firm may hire non-union worker, but the worker must join the union within a brief period of time after being hired. 20 states have made union shop illegal by passing right to work laws which give individual the right to work for a firm without joining a union. US की जो 20 states हैं उन्होंने इसको union shop को illegal करार दे दिया. Unions and employer negotiate wage, benefit and working condition through a process called collective bargaining. Okay. Now, the union and the employers use different methods to strengthen their respective position in the bargaining process. आपस में अपनी positions को, जो employers होते हैं और unions आपस में bargain करके अपनी अपनी position को मजबूत करने की कोशिश करते हैं. The union can call a strike when all the union members are to refuse to work. सब members काम से इनकार कर दें तो union strike कर देती है. The employer can call a lockout where the firm refuses to operate its plant and allow its employees to work, depriving them of pay checks, right. The employers and the union engage in binding arbitration to resolve a lengthy dispute. An independent third party entered to the collective bargaining process to determine the wage rate to be paid and resolve any other issues being negotiated, right. So इसमें यह है कि एक तो मालिकान होते हैं, एक मजदूर होते हैं, यूनियन होती है, उनके अगर आपस में लंबे अरसे तक झगड़ा चल रहा है तो फिर एक तीसरी पार्टी को शामिल किया जाता है जो कि वेज भी और वर्किंग कंडीशन भी जो है वो डिटरमिन कर दे, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि दोबारा से काम शुरू हो जाता है और उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. नाउ यूनियन ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट. अब यूनियंस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो डिस्कस करते हैं. अ यूनियन हैज 3 ऑब्जेक्टिव्स. रेज कंपनसेशंस, राइट. व्हाट डज इट मीन रेज कंपनसेशन? वेज को इंक्रीज करें, इंप्रूव वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर्स और वर्किंग कंडीशन बेहतर की जाए, राइट. थर्ड वन इज एक्सपैंड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स मेंबर. जो यूनियन के मेंबर रहते हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड की जाए. तो ये यूनियन के ऑब्जेक्टिव होते हैं. उनकी वेजेस बढ़ाई जाए
उनकी वर्किंग कंडीशन बेहतर की जाए और उनके मेंबर्स जो यूनियन के हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाए. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनियन. The union are constrained in their pursuit of these goals by, ये जो 3 goals हैं इनको हासिल करने के लिए उनके रास्ते में रुकावटें क्या होती हैं? The ability to restrict non-union labor for replacing union labor which depend upon having a large fraction of the relevant labor force. मुमकिन है कुछ लेबर फोर्स दूसरी यूनियन या वो यूनियन में शामिल ना हो और उनकी फोर्स इतनी ज्यादा हो कि अगर वो काम बंद करने की धमकी दे तो अदर लेबर कैन टेक चार्ज, राइट? The ability to retain union job in the face of higher wage and benefit which depends upon the elasticity of demand of the union labor. Okay, now a union is a competitive labor market. Union try to restrict the supply for union labor and raise their wages. Okay, but this solution also decrease the quantity of labor demand. This you can see, this is the demand and supply, right, and they are intersecting somewhere here, right? Then labor hours per day is 100 and the wage rate is $7 per hour. Okay, now वो अगर किसी वजह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और वेज को 8 घंटे बढ़ा लेते हैं तो लेकिन उनके वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे. ओके, वो डिमांड की वेज रेट ज़्यादा करेंगे तो जाहिर है ऑब्वियसली जो फर्म है उनकी डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेज एंड डिमांड फॉर लेबर, राइट? सो दिस इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से वेज बढ़वाने पर यूनियन अगर वेज बढ़वा लेती है तो डिमांड फॉर लेबर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? सो दिस एक्शन आल्सो डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ लेबर. दे कैन इंक्रीज देयर वेज, और व्हाट इज द नेगेटिव थिंग कि आपकी क्वांटिटी ऑफ लेबर जो है वो कम हो गई. हाउ यूनियन ट्राई टू चेंज द डिमांड फॉर लेबर? In order to retain the number of job offered by the firms, union also try to increase the demand for union labor as well as make the demand for labor less elastic, which decreases the reduction in quantity of labor demand for any given wage increase. Okay, union try to increase the demand for union labor by increasing the marginal revenue product of the labor. Union try to increase the marginal product of the union labor to make the firm demand for labor less elastic, right? So MRP उसका increase करते हैं, right? Encourage import restrictions. Union seek government assistance to reduce the availability of the substitute goods and services they are produced by the non-union labor. अब issue ये है कि अगर वो गवर्नमेंट को परस्यू कर लेते हैं कि जो बाहर से उस गुड्स जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं का सब्स्टिट्यूट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए तब भी वो जो है वो अपनी वेज अपनी डिमांड को कम होने से बचा लेते हैं, राइट? नाउ सपोर्ट मिनिमम वेज रेट लॉ. उसको मिनिमम वेज रेट लॉ है उसको सपोर्ट करते हैं. यूनियन सीक टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग अनस्किल्ड लेबर टू रिप्लेस हायर स्किल्ड यूनियन लेबर. ओके, नाउ union try to increase the demand by supporting immigration restriction. By supporting immigration restriction, जो immigrants बाहर से दूसरे मुल्कों से आते हैं उन पर restriction होनी चाहिए. Union seek to raise the wage rate of unskilled worker by restricting the supply of low skilled immigrant worker that can substitute for union labor. तो अपने union के मजदूरों की वेज जो है नॉन स्किल्ड को बढ़ाने के लिए वो जो नॉन स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं उन पर पाबंदियों की हिमायत करते हैं. Increasing the demand for goods or services produced by union labor. Union realize that demand for labor is derived demand based on the value of the good and services that union labor produce. The union attempt to influence consumer behavior by persuading them to buy only union made good and services. Sometimes union themselves pursue करती है उन लोगों को जो है वो इस बात पर राजी करती है लोगों को कि वो सिर्फ वही चीज़ खरीदें जो हमारी यूनियन के लेबर बनाते हैं या लोकल यूनियन के लेबर बनाते हैं. Now this is how you can see the demand and supply intersecting at 107. We have already explained this part of the diagram, right? So this is the equilibrium. The labor is quantity of labor is 100 and the wage is 7. Now what union did is that union ने अपनी वेज बढ़वाकर 8 कर ली जिससे डिमांड उनकी 85 हो गई, कम हो गई. ओके, तो फिर अब क्या किया? by restriction on immigrants वो supply को कम करवा लेंगे और by imposing the restriction on imported goods तो वो आपकी डिमांड को ज़्यादा करवा लेंगे जिससे आपने देखा कि वेज बढ़कर 9 आपकी ये नया इक्विलिब्रियम हो गया जिससे वेज बढ़कर 9 हो गई और जिससे आपका जो है वो सप्लाई ऑफ लेबर 90 हो गई. ओके,
the wage rate might rise and employment opportunity for union member might increase, right? In that case उनकी ये जो effort है. The scale of union non-union wage difference, the average effect of union activity on wage rate is the United States has been a 30% increase in the wage compensation to non-union labor market, okay? But not all unionized industries have achieved higher wage rate. ये जरूरी नहीं है कि 30% जो ये increase हुआ ये सब unionized worker के लिए हो, कुछ के लिए नहीं भी हुआ. In mining and financial services, union wages are no different than non-union wages, right? Non-union और unions का कोई different नहीं है mining और financial services के अंदर, okay? Union wages are 60% higher in the construction industry. Construction industry के अंदर union wages ने अपनी 60% wages higher रखी हुई हैं, right? So this was today's lecture. So I hope आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आपने देखा होगा कि किस तरह से ने जो है वो लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन मार्केट्स जो हैं वो वर्क करती हैं और अपने रेट ऑफ रिटर्न्स डिटरमिन करती हैं. डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ दीज फैक्टर किस तरह से जो है वो वेजेस और रेट ऑफ रिटर्न्स डिटरमिन करते हैं और यूनियन किस तरह से काम करती है और यूनियन किस तरह से अपने वेजेस को इंक्रीज करवाती है और किस तरह से वो अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है. सो आज का हमारा लेक्चर जो है वो उसके साथ आज के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से जो उनके रेट ऑफ रिटर्न्स की डिटर्मिनेशंस थी उसको कंप्लीट कर दिया है. तो इन दो लेक्चर्स को आपने अच्छी तरह से देखना है सो दैट एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिक स्टूडेंट यू नीड टू नो हाउ द वेजेस, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रेंट्स डिटरमिन्स और रेंट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इन सारे कंसेप्ट्स को अपने गौर से देखना है क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको. कभी आप जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आप इंटरव्यू देंगे तो आपसे वो सारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स तो नहीं पूछ सकते. वो डेफिनेटली इन 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 जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में वो पूछेंगे और उससे आप आइडिया लगाएंगे कि आपको किस कदर अपने सब्जेक्ट्स पर जो है वो ग्रेप हासिल है. और इसके साथ साथ अगर एज एंटरप्रेन्योर काम करते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपकी कंपनी में यूनियन बनी हुई है तो उसके साथ बार्गेन या डील किस तरह से किया जाना चाहिए और किस तरह से यूनियंस जो हैं वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए कौन कौन से हरबे और तरीके इख्तियार करती हैं. सो अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.